Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect. Today's topic, Lesson 1.8, Voyaging Towards Excellence, Part 1 by Achyut Godbole. ये लेसन हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में आधा लेसन लिया जाएगा एंड द रिमेनिंग लेसन विल बी टेकन इन पार्ट 2. लेसन का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर अच्युत गोडबोले. अब अच्युत गोडबोले एक बहुत फेमस राइटर है जो कि मराठी एज वेल एज इंग्लिश में लिखते हैं. अच्युत गोडबोले ने केमिकल इंजीनियरिंग की IIT मुंबई से 1972 में और वो कई जानी मानी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर रह चुके हैं. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला लड़का एक फेमस राइटर बनता है. अच्युत गोडबोले पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं. जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं उसमें वो बात करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और उन्हें किस तरह से हासिल किया जा सकता है, हम उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं. So let's move on towards the lesson. In this video, I am going to give line by line explanation of voyaging towards excellence. जो difficult words हैं उन words के meanings screen के side में दिए जाएंगे. So let's start. राइटर कहते हैं कि मेरी जो परवरिश हुई वो बहुत ही सिंपल थी क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं. हमारा घर जो था वो 300 स्क्वायर फीट का था और उसमें जो बेसिक चीज़ें घर में चाहिए वो तक नहीं थी, जैसे कि फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव, ये चीज़ें भी नहीं थी. एयर कंडीशनर या कार तो बहुत दूर की बात थी. जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तब मुझे घड़ी मिली और हमारे घर डाइनिंग टेबल और गैस स्टोव आया. इसके बावजूद अगर सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए तो मेरा बचपन बहुत रिच था. अब राइटर ऐसे क्यों कहते हैं, आगे वो बताते हैं कि बड़े बड़े पोएट्स, कवि जैसे कि विंदा करंदीकर, मंगेश पड़गांवकर, वसंत बापट, ये हमारे घर आते थे और घंटों पोएट्री के ऊपर डिस्कशन होता था, लिटरेचर, साहित्य के ऊपर डिस्कशन होता था. वो बड़े बड़े राइटर्स के बारे में बात करते थे, पोइट्स के बारे में बात करते थे, जैसे मराठी पोइट्स केशव सूत, मर्ढेकर, इंग्लिश राइटर्स शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, इनके बारे में बातें होती थी. मुझे ये सब डिस्कशंस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट मैं काफ़ी इम्प्रेस होता था इन सब बातों से. राइटर आगे बताते हैं कि हमारे घर पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना था. संगीत के बारे में, भारतीय संगीत के बारे में देर रात तक बातें करते रहते. कभी कभी तो उनका डिस्कशन इतना लंबा चलता कि सुबह भी हो जाती. और इस तरह से मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर और म्यूज़िक में शुरू हुआ. म्यूज़िक के ग्रामर की आज भी मुझे समझ नहीं है. अब यहाँ म्यूज़िक के ग्रामर से मतलब म्यूज़िक की डिटेल नॉलेज या म्यूज़िक की बारीकियाँ मुझे आज भी समझ में नहीं आती, बट उनके डिस्कशन सुनकर मुझे बचपन के दिनों से ही मुझे म्यूज़िक पसंद आने लगा था. कई बार डिस्कशन के टॉपिक्स होते थे म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, जानी मानी हस्तियों के बारे में बातें होती थी, जैसे कि वैन गो, मोज़ार्ट, माइकल एंजेलो. और इसी तरह के माहौल की वजह से मैं इस बात पर विश्वास करने लगा था कि जितना ज़रूरी साइंस होता है उतना ही ज़रूरी आर्ट्स होते हैं. यहाँ आर्ट्स से मतलब है म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग्स. मैंने बचपन में ही ये बात जान ली थी कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो ज़रूरी होता है, पर हमारी ज़िंदगी को, अस्तित्व को अगर कोई चीज़ मायने देती है, मीनिंग देती है, तो वो है आर्ट्स, म्यूज़िक एंड लिटरेचर. मतलब कि ये संगीत, साहित्य, ये हमारे लाइफ को कंप्लीट करते हैं. पैसा भले ही हमारे लाइफ की बेसिक चीज़ें खरीद सकता है, बट लाइफ को मीनिंग देने के लिए हमें संगीत और साहित्य की ज़रूरत पड़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे साइंस और मैथ्स पसंद नहीं था,
इनफैक्ट ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने थे, बल्कि इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट्स पसंद आते थे। मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल लगता था, पाइथागोरन थ्योरम ग्रेसफुल लगता था। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब 9th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और ये किसी तरह का कोई दिखावे के लिए नहीं था, बट मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद था। भले ही ये प्रॉब्लम्स मेरे करिकुलम के पार्ट नहीं थे, बट मैं उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस को एंजॉय करता था। और मेरा ये एटीट्यूड कि जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि मज़े के लिए पढ़ो, इस एटीट्यूड ने मुझे हेल्प की IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम में। क्योंकि IIT एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे, और स्टूडेंट कितने लॉजिकली और कितने जल्दी सोचता है। और मेरी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की वजह से मुझे JEE एग्ज़ाम्स में हेल्प हुई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर IIT तक ज़्यादातर मैंने मैथ्स में हमेशा 100% स्कोर किया था। SSC बोर्ड में मैं 16th था और यूनिवर्सिटी में मैं सभी सब्जेक्ट्स में फ़र्स्ट था। उन दिनों अगर कोई यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट होता तो उसे IIT की एंट्रेंस टेस्ट JEE देने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट होने की वजह से मुझे भी JEE देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं जिस शहर में रहता था सोलापुर, वो एक बहुत ही छोटा शहर था और उस शहर में किसी को इस रूल के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने भी JEE दी और उसमें भी काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया। मैं बहुत खुश था कि मुझे IIT में एडमिशन मिला, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। सोलापुर में मैंने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखी नहीं थी। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग सोलापुर में अगर होती तो वो होती थी 3 मंजिल, लेकिन मुंबई में चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। IIT में ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इंग्लिश में बात करते थे, जबकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन मराठी में हुआ था और मेरी जो स्पोकन इंग्लिश थी उसके तो बहुत बुरे हाल थे। मेरा इंग्लिश वर्ड्स का नॉलेज बहुत कम था और साथ ही साथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा भयानक था। मुझे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने नहीं आते थे और इस वजह से मैं IIT में अपने आप को अकेला महसूस करने लगा और इस वजह से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर डेवलप हो गया। मैं अपने आप को बहुत कम समझने लगा और हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि मैं इस IIT से, इस मुंबई शहर से भाग जाऊं। आगे अच्युत गोडबोले उनके साथ हुई एक घटना को शेयर करते हैं। वो लिखते हैं कि एक दिन मैं हॉस्टल के मेस टेबल पर चाय पीते हुए बैठा था। अचानक एक सीनियर लड़का आकर मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब ये जो सीनियर था वो काफ़ी अच्छा एजुकेटेड था, कॉन्वेंट एजुकेटेड था और अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता था। वो साथ ही थोड़ा घमंडी भी था और वो चाह रहा था कि किसी भी तरह से मेरा मजाक उड़ाया जाए। उसने इंग्लिश में बात करना शुरू की और जब मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया तो उसने हर सेंटेंस में मेरी गलती बताना शुरू किया। 5 मिनट के बाद मुझे इंसल्ट करके वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत इंसल्टेड और डरा हुआ फील कर रहा था। नियरली अंदर से टूट चुका था और चाहता था कि मैं जल्द से जल्द सोलापुर चले जाऊं, लेकिन उस वक्त मेरे आत्मसम्मान ने मुझे ये करने से रोका। अचानक मेरे अंदर एक तरह का दृढ़ निश्चय आ गया और मैंने सोचा कि अगर सोलापुर से होते हुए भी मैं कॉलेज में IIT में मैथमेटिक्स में इतने अवार्ड्स ले सकता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर सही होगा। तो फिर मैं क्यों हार मानूं, और वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपनी इस कमज़ोरी से लड़ूंगा। जब मैं हॉस्टल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान रेडी था। जनरली हमारे जैसे बच्चे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं जैसे कि मराठी, ऐसे बच्चे इंग्लिश में बात करने के पहले मराठी में सोचते हैं और फिर उन मराठी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब इस तरह के जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े कंस्ट्रक्शन में अजीब से होते हैं और यही हमारे जैसे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह का कुछ नहीं करूँगा। मुझे परफेक्शन चाहिए थी।
और मेरी ये चाहत कि मैं हर चीज़ में परफेक्शन अचीव करूँ, ये मेरे अंदर बचपन से ही थी। मैं भले ही सक्सेसफुल हो या ना हो, बट मैंने हमेशा अपने जो गोल्स थे वो बहुत ऊंचे रखे थे। और इस केस में भी मैं चाहता था कि मैं बहुत अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगूं। सबसे पहले मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए। मैंने इटामोलॉजी पढ़ी और फोनेटिक्स पढ़े। अब इटामोलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड्स डेवलपमेंट। इटामोलॉजी में वर्ड का ओरिजिन पढ़ा जाता है, वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ। और फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है साउंड्स, किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। मैं आईने के सामने खड़ा हो जाता और प्रैक्टिस करता इंग्लिश बोलने की, अपनी गलतियों को पहचानता और उन्हें मैं खुद करेक्ट करता। और इस तरह से मैं दिन ब दिन रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करता गया। मुझे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करने के लिए 9 से 10 महीने लग गए। मेरा जो डर था इंग्लिश बोलते वक्त, जो मुझे डर लगता था, वो गायब हो चुका था। अब मुझे हॉस्टल में भी घर की तरफ फीलिंग आती थी। मेरे आने वाले करियर में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में 32 साल तक रहा और मैं कई सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का हेड रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। मैंने हज़ारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कांटेक्ट में आया और इस पीरियड में मुझे कई बार प्रेजेंटेशंस देना होते थे। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के सीईओज से, डायरेक्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते थे और ये सब मैं बड़े ही आसानी से कर पाया। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैंने आईआईटी में थोड़ी मेहनत की थी। आज उसी मेहनत की वजह से मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज चला रहा था। Here we finish the explanation of lesson 1.8 Voyaging towards Excellence Part 1. Part 2 का explanation आने वाली वीडियो में कवर किया जाएगा। So I hope you understood the lesson very well. If you have any doubts, any queries, you can comment in the comment section and I'll try to clear all your doubts. Thank you. Keep watching.